बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं भारत के जनरल बिपिन रावत, उनका एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट बड़ा अहम है। इसको आप इस वक्त नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये भारत के बाकी अखबारात में भी है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको बड़ी डिटेल के साथ शाया किया। उसमें जो वो कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि ये स्टेटमेंट उनका मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि इंडिया प्रिपेयर टू लुक एट एनी मिलिट्री ऑप्शन इफ़ नो रिजल्ट फ्राम टॉक ऑन बॉर्डर स्टैंड ऑफ विद चाइना, सेज CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रवात। जो वो कह रहे हैं वो ये कि अगर अमन मुज़ाकरात हमारे चीन के साथ कामयाब ना हुए और हालात जो स्टैंड ऑफ है वहाँ पे हमारा एक बॉर्डर पे या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे वो अगर इसी तरह रहता है और मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो मिलिट्री ऑप्शंस के ऊपर जो है वो गौर किया जा सकता है और दूसरी मिलिट्री ऑप्शन जो है उनकी तरफ जाया जा सकता है और इसके लिए भारत की फ़ौज अब तैयार है। ये बिपिन रावत का स्टेटमेंट आया। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि ये लोग सारे गूंगे हो गए थे, ये बात नहीं कर रहे थे, बिल्कुल बोल नहीं रहे थे, किसी भी किस्म के कन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाह रहे थे। जब चीन ने इनके साथ ये तनाज़ा शुरू किया था मई में और जून में, तो उस वक्त भारत में खामोशी थी। अब जुलाई गुजर गया, बीच में अगस्त भी गुजर गया और अगस्त का आखिरी हफ्ता तकरीबन चल रहा है। तो इस वक्त इस तरह का स्टेटमेंट क्यों आया, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। इंडिया की जो तैयारी थी वो कुछ गिलगित बल्तिस्तान में शरारत करना चाहता था कुछ इतलात के मुताबिक, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पे एक डैम की तामीर कर रहा था और भारत का ये कहना है कि वो मुतनाज़ इलाका है, वहाँ पे हम डैम नहीं बनाने देंगे। तो पाकिस्तान दिया मिर भाषा डैम बना रहा था, चीन के साथ मिलकर बना रहा था, जिस पे इंडिया ने एक प्लान किया हुआ था कुछ मिलिट्री एडवेंचर उस एरिया में। इस पे जो है वो चीन ने रिएक्ट किया और चीन की तैयारी बड़ी भरपूर थी। भारत एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था चाइनीज़ बहुत बड़ी तादाद में आए, बड़ी हैवी मशीनरी और आर्टिलरी के साथ आए और इतने ज़बरदस्त तरीके से आए कि फिर इंडिया उनको रोक नहीं पाया। वो पेंगोंग लेक के इलाके में, गालवान के इलाके में या लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों में आगे बढ़ते चले गए और वो सारा एरिया इंडिया से लिया जो इंडिया के कंट्रोल में था। इंडिया उस वक्त जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। जो जवाब देने की उन्होंने कोशिश की वो ऐसा हुआ कि 20 इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो इस इंसिडेंट में मारे गए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे ज़्यादा है, लेकिन भारत ने जो ओन किया वो 20 करीब है और उनमें एक उनके कर्नल भी हैं। तो भारत के लिए बहुत बड़ा फौजी लिहाज से एक धचका था। लेकिन भारत ने उस वक्त बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया और लड़ाई लेने की बजाय मामलात को मुज़ाकरात की तरफ लेकर गए। भारत रूस के पास गया, भारत अमेरिका के पास गया, भारत ने यूरोपियंस को कहा कि किसी तरह भी चाइना को रोका जाए और आगे बढ़ने से रोका जाए और कोई हमारे दरमियान मुज़ाकरात करवाए जाएँ। तो रूस ने एक रोल प्ले किया था। जो भारत के कुछ कैदी फ़ौजी हो गए थे उनको जब चीन ने भारतीय फ़ौजियों को छोड़ा जो उनकी कैद में थे, तो इसमें रूस ने रोल प्ले किया था और बाद में अभी तक मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है। मुज़ाकरात का एक दौर हाल ही में हुआ है और बार बार भारत की और चीन की मिलिट्री क़यादत और उनकी जो पॉलिटिकल क़यादत है वो आपस में मिलते हैं, मुज़ाकरात करते हैं और मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसा स्टेटमेंट भारत की तरफ से पहले नहीं आया। इस वक्त क्यों आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक जो डिटेल है उसमें वो बता रहे हैं कि हम मिलिट्री ऑप्शन के लिए तैयार हैं। भारत कल तैयार क्यों नहीं था, अब क्यों तैयार है? इस बीच में ऐसा क्या हो गया कि भारत तैयार हो गया? तो 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1 तो भारत ने बहुत बड़ी तादाद में मिलिट्री को आगे मूव कर दिया है। दूसरा, भारत अपनी आर्टिलरी को आगे लेकर चला गया है। तीसरा, भारत अपनी एयरफोर्स को आगे लेकर गया है। फ्रांस से उसको नए तैयारे मिले हैं, वो भी लाकर उसने वहाँ पर खड़े कर दिए हैं। चौथा, अमेरिका की मदद जो है वो भारत को पहुँच चुकी है। B-2 बम्बर्स जो हैं वो बड़े तगड़े अमेरिका के बम्बर्स हैं, वो सिर्फ 1000 नॉटिकल माइल पे मौजूद हैं इस वक्त भारत से और वो भारत की मदद के लिए आ सकते हैं। अमेरिका और यूरोप को इस वक्त इस बात की ज़रूरत है कि भारत और चीन के दरमियान एक लड़ाई हो जाए, चाहे उसमें भारत को मार पड़े चाहे चीन को मार पड़े, लेकिन ये लड़ाई हर हाल में होनी चाहिए। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इसमें भारत को मार पड़ेगी क्योंकि चीन की इकॉनमी बड़ी है, उनकी फ़ौज बहुत बड़ी है, उनका साजो सामान बड़ा जदीद है, वो बड़े तगड़े हैं और वो ज़्यादा देर तक लड़ सकते हैं। लिहाजा भारत को मार पड़ने के ज़्यादा इम्कानात हैं। लेकिन फिर भी भारत ने ये जो स्टेटमेंट दिया है वो एक जंग का रिस्क ले रहा है यूरोप और अमेरिका के कहने पे, उसी अमेरिका के कहने पे जिसके कहने पे हमने जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान ने और हमेशा नुकसान उठाया। यानी अमेरिका ने हमें जंग लड़वाई और बीच में से निकल गया, पाकिस्तान वहाँ पे फंस गया। हर दफ़ा पाकिस्तान का फ़ायदा उठाया और निकल गया, चाहे कबायली इलाके हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे सोवियत यूनियन हो, चाहे कुछ भी हो। हर लड़ाई में अमेरिका ने अपना फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान को अकेला छोड़ के निकल गया। भारत अब ये तजुर्बा करना चाह रहा है तो कर ले। भारत में गुर्बत भी है, गरीब लोग भी हैं, लोग रोज़ाना भूखे सोते हैं, कोरोना वायरस की वजह से हालात बहुत बुरे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर भारत को ये रिस्क लेना है और चीन के साथ एक जंग में जाना है, जिसका ये स्टेटमेंट बता रहा है कि भारत अब बहुत दलेर होकर चीन को चैलेंज कर रहा है एक तरह से स्टेटमेंट में, तो ये स्टेटमेंट साफ जाहिर करता है कि भारत एक लड़ाई में जाने के लिए तैयार है और उसके लिए उसने एक लंबी तैयारी कर ली है। अब इसमें मैं एक चीज़ और आपके सामने रखता हूँ। हमारे यहाँ पे एक एशियन पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और ये राइटर भी हैं बड़े ज़बरदस्त, इनका नाम है मिस्टर गॉर्डन चैंग। ये बड़े ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं और एशिया के सारे मामलात को, जो पॉलिटिकल मामलात है, जियो पॉलिटिकल मामलात हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। एक्सप्रेस UK ने इनका एक इंटरव्यू किया है। इस इंटरव्यू में जो जिस तरह इनका इंटरव्यू जिस तरह छापा गया वो है वर्ल्ड वॉर 3 न्यूक्लियर वार्निंग। ये इसका कैप्शन है कि तीसरी जंग अजीम जो है
और एक एटॉमिक जंग जो है, एटम बम से जुड़ी हुई एक जंग उसकी एक वार्निंग है, उसके खतरात हैं। चाइना एंड इंडिया राइजिंग टेंशंस कुड सी 3 कंट्रीज फायर न्यूक्स। ये कह रहे हैं कि इंडिया और चीन के बीच में जो एक टेंशन बढ़ती चली जा रही है, अगर इसमें शिद्दत आती है और ये प्रोलॉन्ग कर जाती है, लंबे अरसे तक चलती है, तो इसमें एक तीसरा फरीक शामिल हो जाएगा जो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है। यानी इंडिया और चाइना दो बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं, 1.25 करोड़ से ज़्यादा दोनों की आबादी है, 1.25 करोड़ एक की, 1.25 करोड़ से ज़्यादा दूसरे की, बहुत बड़ी बड़ी फौजें हैं, दोनों एटमी ताकत हैं, और अगर वो इस खित्ते में लड़ते हैं तो पूरी दुनिया के लिए तबाही है। ये एक तीसरी जंग अजीम होगी, इससे कम कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें अमेरिका आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा, रशिया आ जाएगा, अल्टीमेटली पाकिस्तान कूद जाएगा, और तुर्की और अरबों के दरमियान पहले ही हालात ख़राब हैं। तो ये बहुत सारे इत्तेहाद बन के आपस में लड़ पड़ेंगे अगर ये दो मुल्क इस वक्त इस जंग में चले जाते हैं। तो चाइना को शायद ये जंग सूट करे, वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत बोझ उठा सकता है जंग का, लेकिन भारत को ये सूट नहीं करेगा। तो भारत किस शय के ऊपर, यानी मगरब के कहने के ऊपर वो मशरिक में जंग छेड़ रहा है, वेस्ट के कहने के ऊपर जो है वो ईस्ट में जंग छेड़ रहा है। वेस्ट के ऊपर उसके असरात वो नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे उसके बड़े गहरे असरात होंगे। अब ये मिस्टर चैंग जो है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस लड़ाई में, अगर ये एटॉमिक वॉर भी होती है तो इसके अंदर एक हिस्सेदार के तौर पर सामने आ सकता है। और इवन उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान बड़े लंबे अरसे से इंतजार कर रहा है और इस खित्ते का एक बड़ा अहम फरीक है, कश्मीर में उसका एक बड़ा अहम मुकदमा है जो दुनिया हल नहीं कर पाई, तो वो ये मौका ज़ाया नहीं करेगा अगर यहाँ जंग जैसी कैफियत होती है तो। अब ये मिस्टर चैंग का कहना है और इनका एक बड़ा डिटेल आर्टिकल छपा है, आप उसको जाके तफसील से पढ़ भी सकते हैं। लेकिन लुब्बे लुबाब ये है कि अगर ये दो मुल्क लड़ते हैं, दोनों एटॉमिक पावर हैं, लड़ाई बढ़ती है, तो पाकिस्तान मौका ज़ाया नहीं करेगा, पाकिस्तान इसका हिस्सा बनेगा। और अगर ये वॉर न्यूक्लियर होती है तो पाकिस्तान के पास कैपेसिटी एक इन दोनों मुल्कों के बराबर की तो है, बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान भी तबाही फैला सकता है। और पाकिस्तान की तरफ से एक बात आप याद रखिएगा, अगर पाकिस्तान बम फेंकेगा इंडिया पे तो फिर इसराइल पे ज़रूर फेंकेगा, उसको नहीं छोड़ेगा। तो दुनिया को टेंशन जो लगी हुई है वो बिल्कुल ठीक लगी हुई है कि अगर यहाँ जंग लगती है तो वो जंग फैलेगी, वो जंग सिमटेगी नहीं। और इंडिया अब उसको जो है वो चाहे छोटी जंग हो चाहे बड़ी, क्योंकि अमेरिका ये सोचता है कि अगर इंडिया इस वक्त चाइना को एंगेज करता है एक लड़ाई में, तो वो चाइना के खिलाफ एक माहौल बनाएगा बैन अवी सतह पर, उस पर पाबंदियाँ लगाएगा, उस पर तजारती पाबंदियाँ लगाएगा, उस पर खरीदो फरोख्त के ऊपर पाबंदियाँ लग जाएगी, उसके मुल्क के साथ लोग सियाहत बंद कर देंगे, उसके लोगों को एंटरटेन करना बंद कर देंगे। तो इन पाबंदियों की वजह से चाइना की इकॉनमी डाउन जाएगी और वो जो सुपर पावर बनना चाह रहा है वो लंबे अरसे के लिए ये सिलसिला दोबारा रुक जाएगा। तो इंडिया को तो इसमें कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं है, लेकिन अमेरिका को इसमें एक फ़ायदा है। क्या अमेरिका के फ़ायदे के लिए इंडिया लड़ेगा? पाकिस्तान तो बहुत लड़ा है और हमने सबक भी इससे सीख लिया है। अब इसमें एक और ख़बर है जो मैं आपके सामने रखता हूँ, ये इसी से रिलेटेड है। ये ग्लोबल टाइम्स के अंदर एक खबर छपी है, उसमें ये लिखा गया है कि ब्लिगरेंट इंडियन स्कॉलर्स एंटी चाइना सजेशंस हर्ट इंडिया। वो कह रहे हैं कि जो पुरतशद्दुद किस्म के वहाँ एहतजाज किए गए, चीन के झंडे जलाए गए, चीनी सदर के पुतले नजर आतिश किए गए। चीन में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी के पुतले उन्होंने जलाए हों या उन्होंने इंडिया का झंडा जलाया हो या उनके ताजरों ने कहा हो कि हम इंडिया के साथ कारोबार नहीं करते। लेकिन इंडिया ने ऐसा किया, उनके मीडिया ने, उनके लोगों ने उनको भड़काया और उसका उल्टा नुकसान इंडिया को हुआ। ये रिपोर्ट ये कह रही है ग्लोबल टाइम्स की। वो ये कह रहे हैं कि तजारत जब इंडिया के साथ चीन कर रहा था तो चीन तो पूरी दुनिया के साथ कर रहा है, तो पूरी दुनिया से उनको पैसा आ रहा है। तो इंडिया के ताजर जो चीन से माल लेकर बेच रहे थे या पैसा कमा रहे थे और उससे टैक्स भी दे रहे थे इंडियन गवर्नमेंट को, उनका वो सिलसिला रुक गया और पिछले चंद महीनों में इंडिया की इकॉनमी को नुकसान पहुंचा है चाइना के साथ शराकतदारी ना करने पे या उनके साथ कारोबार को बंद करने पे या चाइना के ऊपर पाबंदियां लगाने का कोशिश करने पे। तो इंडिया को इसका ज़्यादा नुकसान हुआ, चीन को इसका कम नुकसान हुआ। तो ये इंडिया इस बात को समझ नहीं रहा, वो अपने लोगों के जज्बात को भड़का रहे हैं और उसका फ़ायदा जो है वो चीन को चाहे ना हो रहा हो, लेकिन इंडिया को उसका नुकसान हो रहा है। अब इसमें एक और चीज़ है कि इसका फ़ायदा पाकिस्तान को हो रहा है, इंडिया की स्ट्रेटजी का। इंडियंस को ऐसे बात ज़्यादा आसानी से समझ आती है कि पाकिस्तान को फ़ायदा हो तो उनको बुरा लगता है, अपना चाहे उनका नुकसान होता है, उनको इस बात की फ़िक्र नहीं होती। गरीब मुल्क है, गरीबों की फ़िक्र करनी चाहिए अपने मुल्क के लोगों की, लेकिन वो इसके बारे में शायद फ़िक्र नहीं कर रहे। अल जज़ीरा की एक खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने जो डील की थी चीन के साथ, 10 अरब डॉलर की ऑयल रिफाइनरी का उन्होंने कारोबार करना था, तो वो डील उन्होंने ख़त्म कर दी है। और ये आरामको जो कंपनी है सऊदी अरब की, वो इस डील में थी, तो उन्होंने डील ख़त्म कर दी है, कह के मईशत की सूरत हाल बेहतर नहीं है, एक स्टेबल सूरत हाल नहीं है, तेल की मार्केट का कुछ पता नहीं, तो हम ये डील फ़िलहाल ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन ऐसी एक डील उन्होंने इंडिया के साथ की, रिलायंस ग्रुप के साथ, जो नरेंद्र मोदी का बड़ा फेवरेट है, मुकेश अंबानी और ये वो, तो उनके साथ जो डील की उसको उन्होंने मैच्योर किया है। 15 अरब डॉलर की डील है। तो इंडिया की तरफ सऊदी अरब का झुकाव आपको नज़र आ रहा है और चीन की तरफ नज़र नहीं आ रहा। तो इसके पीछे अमेरिका है, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका का एक बड़ा पार्टनर है। इवन डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं वो मोहम्मद बिन सलमान के बड़े अच्छे दोस्त हैं और इस वक्त सऊदी अरब की जो हुक्मरान है वो सबसे ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह अमरीकी सदर दोबारा बन जाए इलेक्शन जीत के। तो इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के साथ उन्होंने की है डील, और अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने चाइना के साथ जो है वो कैंसिल कर दिया है। तो ये एक चीज़ है। लेकिन एक और पहलू इसका आप ये देखें कि एक्सप्रेस यूके ने एक और खबर छापी है। वो ये लिख रहे हैं कि भारत खतरे में है क्योंकि चीन ने 47 अरब डॉलर की एक और डील पाकिस्तान के साथ कर ली है। पाकिस्तान को फ़ायदा होगा तो भारत को नुकसान होगा। और
पाकिस्तान ताकतवर होगा तो इस खित्ते में एक कंपटीशन बनेगा, पाकिस्तान एक कंपटीटर के तौर पे सामने आएगा और भारत को उसका अल्टीमेटली नुकसान पहुंचेगा। लिहाजा शाह महमूद कुरैशी ने जो दौरा किया है वो बड़ा कामयाब रहा और उससे पहले डील के कुछ हिस्से जो है वो मुकम्मल किए जा रहे थे। 47 अरब डॉलर की एक और डील पाकिस्तान और चीन के बीच में हुई है जो भारत को बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए और आएगी भी नहीं, क्योंकि ये बेल्ट एंड रोड का जो मनसूबा है उसके ऊपर भारत की हमेशा से नज़र थी। भारत को चाहता था कि चीन और पाकिस्तान इसको मुकम्मल ना करें, जो सी पैक है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, लेकिन अब वो मुकम्मल होने की तरफ जा रहा है। तो एक बड़ी डील है पाकिस्तान और चीन के बीच में। दूसरा 2.4 अरब डॉलर की एक और डील हुई है। ये पैसा तो इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। वो ऐसे कि ये किसी भी आज़ाद पावर प्रोड्यूसर की सबसे बड़ी सरमायाकारी है अब तक की किसी मुल्क में पावर बनाने के लिहाज से। ये 2.4 अरब डॉलर की डील हुई है कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेगा जिसमें चीन है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान की तरफ से कोहाला हाइड्रो पावर कंपनी है, चीन की तरफ से थ्री गॉर्जेस कॉर्पोरेशन है। ये दोनों मिलकर एक हाइड्रो पावर प्लांट एक लगाएंगे, एक डैम बनाएंगे और 1124 मेगावाट बिजली इससे पैदा करेंगे। बात इस मनसूबे की नहीं है, हमने एक मनसूबा गिलगित बल्तिस्तान में लगाया चीन के साथ मिलकर, जिसको आप कहते हैं दियामर भाषा डैम। हम मोमेंट डैम पे काम कर रहे हैं इन्हीं लोगों के साथ मिलकर। दीगर कुछ और डैम्स हम बना रहे हैं। हमारी बिजली की कीमत बहुत कम हो जाएगी और हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, तो हम दुनिया में एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, बिजली की कीमत आधी से भी कम हो सकती है अगर ये हम हाइड्रो पावर बनाना शुरू कर दें और पाकिस्तान उसकी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत के लिए परेशानी की इसमें क्या बात है? 2.4 अरब डॉलर की एक इन्वेस्टमेंट है, चीन कर रहा है, पाकिस्तान में कर रहा है, एक डैम बन रहा है। लेकिन भारत के लिए परेशानी की बात यह है कि ये डैम बन रहा है आज़ाद कश्मीर में, कोहाला के मकाम पे। अब भारत कहता है कि ये मुतनाज़ा इलाका, यहाँ पे एक ईंट भी ना रखे पाकिस्तान, यहाँ पे कोई काम ना करे, कोई प्रोजेक्ट ना बनाए। दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में वो जो मर्जी करता है। तो चीन का ये करना कि पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाना, यहाँ पे ना सिर्फ पैसा खर्च करना बल्कि एक बहुत बड़ा हाइड्रो पावर का मनसूबा बनाना, एक डैम बनाना, उससे बिजली पैदा करना, इस बात की निशानदेही कर रहा है कि चीन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पूरी तरह तस्लीम किया है और वो एक वीटो पावर है UN में, उसकी एक ताकत है दुनिया में। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मनसूबा आ रहा है और वो कश्मीर में आ रहा है। इससे पहले एक मनसूबा आया था गिलगित बल्तिस्तान में, यानी उसकी सॉवरेनिटी को भी चीन ने माना, तस्लीम किया। अब वो आ रहे हैं कश्मीर में, यानी इसको भी चीन मानता है, तस्लीम करता है। भारत को दोनों पे एतराज़ था, भारत ने उसको रोकने की पहले कोशिश की, नहीं रोक पाया। अब इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, नहीं रोक पाएगा क्योंकि अब चीन इसके साथ काम कर रहा है। अब भारत और चीन की टेंशन का, जहाँ भारत को नुकसान हुआ माली लिहाज से, उधर पाकिस्तान को फायदा हुआ। पाकिस्तान ने इस इशू को कैश किया, चीन के साथ ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाए, उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग की, उनको यकीन दिलाया कि आपकी जंग की सूरत में हम आपका साथ देंगे। जैसा कि ये मिस्टर चैंग का आपने स्टेटमेंट पढ़ा कि पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा, तो ये रियलिटी है, पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। तो चीन को एक ऐसा इत्तेहादी मिल गया जिस पे वो आंखें बंद करके यकीन कर सकता है और उसके ऊपर आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। और इस वक्त जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसके साथ उसका ट्रस्ट लेवल भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। इस माहौल के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है भारत की, वो आपको ऐसे नजर आ रही है। मैं दोबारा आ जाऊँगा टाइम्स ऑफ इंडिया पे कि उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत, उनका जो स्टेटमेंट है वो बड़ा इस वक्त सिम्बॉलिकली बड़ा अहम है कि भारत मिलिट्री ऑप्शन पे गौर कर सकता है मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में। लेकिन ये स्टेटमेंट देने से पहले भारत की फ़ौज को और उनकी हुकूमत को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि रोज़ाना रात को कितने लोग उनके मुल्क में भूखे सोते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। भारतीय स्कॉलर्स के बयानात हैं या भारतीय मीडिया के जो बयानात हैं, यानी आप ये देख लें कि भारतीय मीडिया ने रोल क्या प्ले किया चीन और इंडिया के दरमियान लड़ाई में। ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि जो चाइनीज़ स्कॉलर्स हैं या चाइनीज़ मीडिया है या चाइनीज़ राइटर्स हैं, वो सारे के सारे मामला को कूल डाउन करने के लिए रोल प्ले करते रहे। वो लड़ाई को तूल नहीं देना चाह रहे थे, मसले को हल करना चाह रहे थे, तो उन्होंने समझदारी से काम लिया। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो अपनी आवाम के जज्बात को भड़काता रहा।